जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आई हुई कृषि छात्रों के लिए नई एजीटीए भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी एजीटीए अभ्यर्थियों के लिए डेली प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न सेलेक्टिव और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो कि आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया। कहां पे विकसित किया गया? लुधियाना में, पंतनगर में, कानपुर में, फैजाबाद में। तो जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास जो है कि पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा किया गया। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंतनगर में। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इस यंत्र द्वारा धान की फसल कटने के पश्चात उसी नमी का उपयोग करके बिना जुताई किए हुए गेहूं की बुआई की जाती है। इसमें किसानों का समय बचता है और 3 से लेकर के 5 जुताई तक की बचत होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास जो है कि पंतनगर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई होती है सतह पर 5 सेमी, 2.5 सेमी, 7.5 सेमी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं की बीज की गहराई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। वैसे नॉर्मल कल्टीवेटर से गेहूं की बुआई करने पर हमारा जो है कि बीज की गहराई होती है 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। कितना? 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का व्यवसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए है बडिंग द्वारा, एयर लेयरिंग द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, कटिंग द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लीची का व्यवसायिक प्रवर्धन जो है कि एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि बडिंग, बडिंग किस में किया जाता है? तो बडिंग जो है कि माल्टा में किया जाता है। किसमें? माल्टा में किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है। जो ट्राइकोडर्मा विरिडी होती है उसका चने में प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है उकठा के नियंत्रण के लिए, झुलसा के नियंत्रण के लिए, रस्ट के नियंत्रण के लिए, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रस्ट के नियंत्रण के लिए। ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग जो कि चने में किया जाता है रस्ट के लिए। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि ट्राइकोडर्मा एक कवक है जिसका प्रयोग बीज जनित व मृदा जनित रोगों से बचाने हेतु इसमें बीजोपचार के लिए किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण है। जो फूलगोभी का तना होता है उसमें होलो स्टेम बीमारी हो जाती है। तो वो किस लिए हो जाती है? ऑप्शन ए है लोहे की कमी, जस्ते की कमी, बोरान की कमी, या मॉलिबेडनम की कमी। तो बोरान की कमी के कारण जो है कि फूलगोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी हो जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोरान की कमी। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि बोरान की कमी से फूलगोभी में ब्राउजिंग या खोखला तना, और चुकंदर की बात करें तो चुकंदर में जो है कि हॉट रॉट नामक बीमारी हो जाती है। तो आपको यह भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि चुकंदर में जो हॉट रॉट बीमारी होती है वो किसके कारण होती है। तो चुकंदर में जो है कि हॉट रॉट बीमारी होती है वो भी हमारा बोरान के कारण ही होती है। और अधिक बात करें तो तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? तंबाकू में टॉप सिकनेस। तो तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक कमी की रोग होती है, वो भी हमारा बोरान के कारण ही होती है। तो आप ये तीनों को लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तिल में तेल की मात्रा होता है, तिल में जो है कि तेल की कितनी मात्रा होता है। साथियों, ऐसे प्रश्न जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे एग्जाम में तिलहनी क्रॉप से एक क्वेश्चन जरूर ऐसा पूछेगा, उसमें ऑयल परसेंटेज पूछ देगा। तो आपको लर्न करना है सभी तिलहनी फसलों में उनका ऑयल परसेंटेज कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है 46 to 52%, 36 to 42%, 30 to 36%, 28 to 34%। तो तिल के तेल में जो है कि ऑयल परसेंटेज हमारा होता है 46 to 52%। तो याद रखिएगा। वहीं आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि तिल में जो है कि प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तिल में जो है कि प्रोटीन परसेंटेज होता है 18 to 20%। तो इसको लर्न रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि तिल के तेल में सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है। इसके कारण तिल के तेल को अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिल के तेल में क्या पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण तिल के तेल को अधिक समय तक परिरक्षित रखा जाता है। तो तिल के तेल में जो है कि सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण तिल के तेल को लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान, गन्ना, पेड़ी की सस्य सघनता है। देखिए, क्रॉपिंग इंसेंटिसिटी से आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा। यही होगा कि थोड़ा क्रॉप चेंज कर देगा और आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ऑप्शन ए है 300%, 200%, 100% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धान, गन्ना, पेड़ी की जो सस्य सघनता होती है वो हमारा 100% होती है। तो सस्य सघनता निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है जिससे आप किसी भी क्रॉप का सस्य सघनता आसानी से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला होता है सस्य सघनता बराबर होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष, फसल चक्र का वर्ष गुणे 100। इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी क्रॉप का फसल सघनता निकाल सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। हमारा फार्मूला क्या है, सस्य सघनता या फसल चक्र सघनता बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या वटे फसल चक्र का वर्ष गुणे 100, जिसमें फसल चक्र में फसलों की संख्या दिया है। तो इस हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सा फसल है, धान, गन्ना, पेड़ी। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या हमारी 3 हो गई वटे फसल चक्र का वर्ष। तो गन्ना जो है कि 1 वर्ष का हो जा रहा है, धान भी 1 वर्ष का हो जा रहा है, पेड़ी भी 1 वर्ष का हो जा रहा है। तो टोटल जो हमारे की फसल चक्र का वर्ष हो जा रहा है ये 3 वर्ष हो जा रहा है। अब गुणे 100 कर देंगे तो 3/3 कितना, 3/3 गुणे 100। तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका 100 बच जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जा रहा है कि धान, गन्ना, पेड़ी की सस्य सघनता जो है कि 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। जो अमोनियम सल्फेट होता है उसमें गंधक की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए है 30%, 24%, 18%, 12%। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट में जो है कि गंधक की मात्रा जो है कि 24% होती है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि अगर आपसे पूछ ले कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, एसएसपी में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो एसएसपी में सल्फर की मात्रा जो कि 11.6% एग्जिट होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया रहता है 12%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12% कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा जो है कि 12% होती है। वहीं आपसे अगर पूछ ले कि जिप्सम में जो है कि सल्फर की मात्रा कितनी % होती है, देखिए आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा।
तो जिप्सम में हमारा सल्फर कितना पाया जाता है, तो जिप्सम में जो है कि 20.5% सल्फर पाया जाता है। तो लर्न कर लीजिएगा इन तीनों को कि अमोनियम में गंधक की मात्रा जो है कि 24%, एसएसपी में जो है कि सल्फर की मात्रा 12%, जिप्सम में सल्फर की मात्रा 20.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए है 70%, 15%, 40%, 30%। तो मूंगफली के दानों में प्रतिशत जो है कि 70% होता है। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा 70% होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर मूंगफली के दानों में ऑयल परसेंटेज की बात करें कि मूंगफली के दानों में ऑयल परसेंट कितना पाता है, तो मूंगफली के दानों में जो है कि ऑयल परसेंट जो है कि 45% पाया जाता है। वहीं आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि मूंगफली के दानों में जो है कि प्रोटीन प्रतिशत कितना पाया जाता है। तो अगर प्रोटीन प्रतिशत की बात करें, किसकी प्रोटीन प्रतिशत की बात करें, तो प्रोटीन प्रतिशत जो है कि 26% पाई जाती है। तो यहाँ आप इन तीनों को लर्न कर लीजिएगा कि मूंगफली के दानों में औसत मात्रा जो है कि 70% होती है, और मूंगफली में ऑयल परसेंटेज की बात करें तो 45% होती है। और वहीं अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है कि 26% पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मूंगफली उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि मूंगफली के उत्पादक में विश्व में भारत का जो है कि सेकेंड रैंक है। कौन सा सेकेंड रैंक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है। जो अमेरिकन कपास बोया है उसमें रेशे का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए है 30%, 25%, 20% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकन कपास में जो कि रेशे का प्रतिशत होता है वो 30% होता है। वहीं अगर बात करें कि साधारण कपास की, जो देसी कपास होता है उसमें जो है कि रेशे का प्रतिशत कितना होता है, तो अगर देसी कपास का आपसे पूछ देता है कि देसी कपास में रेशे का प्रतिशत कितना होता है, तो 33% होता है। तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि कपास के बीज में ऑयल परसेंटेज कितना होता है, आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि कपास के बीज में ऑयल परसेंटेज कितना होता है, तो कपास के बीज में ऑयल परसेंट जो है कि 15 से लेकर 25% तक होता है। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा कि अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत 30%, देसी कपास में रेशे का प्रतिशत 33%। वहीं अगर बात करें कि कपास के बीज में ऑयल परसेंटेज, तो कपास के बीज में ऑयल परसेंट 15 से 25% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई के लायक हो जाती है। जो डैपोग विधि द्वारा नर्सरी उगाई गई होती है वो रोपाई के लायक कितने दिन बाद हो जाती है। ऑप्शन ए है 12 दिनों में, 18 दिनों में, 24 दिनों में, 30 दिनों में। तो धान की जो नर्सरी, तो डैपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की नर्सरी जो है कि 12 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अगर बात करें कि धान की नर्सरी तैयार करने की यह डैपोग विधि कहां से आई है, आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि डैपोग विधि कहां से आई है, तो हमारा फिलीपींस से। कहां से, फिलीपींस से। धान की डैपोग विधि जो नर्सरी गिराई जाती है वो फिलीपींस से आई है। इस विधि में बीज को बोने के लिए 12 से 14 दिन बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि डैपोग विधि में सीड की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो डैपोग विधि में जो है कि 3 किलोग्राम, कितना, 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। 1 मीटर स्क्वायर में जो है कि 3 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। देखिए आपसे एग्जाम में गन्ने की रस की मात्रा और चुकंदर की सुक्रोज की मात्रा और गन्ने की सुक्रोज की मात्रा। गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है 75 to 80%, 60 to 70%, 55 to 60%, 45 to 50%।
तो गन्ने में जो है कि रस की मात्रा होती है 60 to 70%। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि गन्ने में रस की मात्रा जो होती है 60 to 70% होती है। वही कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि गन्ने में जो है कि शुगर परसेंटेज कितना होता है। तो अगर शुगर परसेंटेज पूछ दे तो शुगर परसेंटेज हमारा 9 to 11% पाया जाता है। देखिए वहीं आपसे चुकंदर में पूछ देता है कि चुकंदर में शुगर परसेंटेज कितना होता है। तो अगर शुगर बीट में पूछ देता है शुगर परसेंटेज, तो शुगर बीट में शुगर परसेंटेज होता है 18 to 21%। तो ये हमारा शुगर बीट का हो जाता है, किसका? शुगर बीट का। और ये हमारा शुगर केन का हो जाता है। तो आप इसको लर्न रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि शुगर केन में शुगर परसेंटेज कितना होता है, तो 9 to 11% होता है। शुगर बीट में शुगर परसेंटेज कितना होता है, तो 18 to 81 हो जाता है। वहीं पर अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि सुक्रोज परसेंटेज कितना होता है, जो हमारा शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज परसेंटेज 12 to 40% होता है। कितना? 12 to 40% सुक्रोज होता है। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है, जो ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई होती है उसमें बीज दर कितना होता है? ऑप्शन ए है 35 to 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 to 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 to 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 to 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है वो 25 to 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। अगर खरीफ ऋतु के लिए पूछ दे कि खरीफ ऋतु के लिए जो होता है मूंग का बीज दर कितना होता है, तो खरीफ ऋतु के लिए अगर पूछ दे तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो आप इसको भी लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई। जो पौधों में आयरन की आवश्यकता होती है वह किसके द्वारा सिद्ध की गई? ऑप्शन ए है ई ग्राइस द्वारा, सी स्प्रेनगेल द्वारा, के वेरिंगटन द्वारा, सीवी लिंपमैन द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ई ग्राइस द्वारा। पौधों में जो आयरन की आवश्यकता होती है वो ई ग्राइस द्वारा सिद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। मक्के में अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न में से किस क्रिया का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बेड पॉलिनेशन, सिप पॉलिनेशन। तो मक्के में अंतः प्रजात वंशक्रम के लिए अनुसरण के लिए सहोदर परागण, जिसे सिप पॉलिनेशन कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए जो है कि सहोदर परागण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण जिसे सिलेक्शन कहते हैं निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावी होती है। आनुवांशिक, वातावरण, आनुवांशिक एवं वातावरण दोनों ही, या फिर उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सिलेक्शन होता है हमारा वातावरण की विभिन्नता होने पर प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर प्रजाति थी, कौन सी थी? वारालक्ष्मी, H4, सावित्री, गोदावरी। तो विश्व में प्रथम संकर कपास जो है कि H4 था। कौन सा था? H4 था। अगर इसकी बात करें कि H4 संकर किस्म को किसने जो है कि विकसित किया था, तो इसको डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पहला कि विश्व का प्रथम संकर कपास H4 है, उसको विकसित करने का श्रेय जो कि चंद्रकांत पटेल को जाता है क्योंकि इन्होंने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कौन है, तो फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन जो है कि चंद्रकांत पटेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथ्वीकरण दूरी कितनी होती है?
100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर। तो इस हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्याज में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी जो है कि 500 मीटर होती है। वहीं अगर आधारीय बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी की बात करें तो प्याज के लिए कितनी होती है? 1000 मीटर होती है। कितनी? 1000 मीटर। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी तो 500 मीटर हो जाएगा। अगर वहीं पूछता है प्याज के लिए आधारी बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है तो 1000 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति की परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस को प्रयोग में लाया जाता है? टेक्स्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, वाइड क्रॉस। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस इनब्रेड लाइन में मिश्रित शक्ति के परीक्षण करने के लिए जो है कि टॉप क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तित प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति है। ऑप्शन ए है सोनालिका, जगन्नाथ, किरण, सविता। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जगन्नाथ। उत्परिवर्तित प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति जो है कि जगन्नाथ है। इसके अतिरिक्त प्रभावती, गौतम, CNM 6, 20, 25, 31 और हाइब्रिड म्यूटेंट 26 किस्में जो है कि उत्परिवर्तित अभिजन द्वारा विकसित की गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी AGTA एस्पिरेंट्स के लिए डेली प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहता हूं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं नए क्लास में प्रीवियस ईयर की एक नई सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।